नए सीएम की रेस में अब भी धामी आगे। आज तैयार हो सकता है सरकार का खाका। भाजपा में चुनाव परिणाम आने के दिन से ही बना हुआ है उत्साह। उत्तराखंड कांग्रेस में शुरू हुई कुर्सी के लिए खींचतान। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल धामी। अध्यक्ष के लिए ये है प्रबल दावेदार। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर हरीश रावत का बयान। कहा, कांग्रेस कहेगी तो कहीं और ढूंढेंगे आशियाना। उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। आज से 12 से 14 साल के किशोरों को लग रहा टीका। उत्तराखंड में 3.92 लाख का होगा टीकाकरण। और कोरोना के 29 नए संक्रमित उत्तराखंड में आए सामने। 53 हुए ठीक। सक्रिय मामले घटकर 328 पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी है। कार्यवाहक सीएम धामी की हुई आलाकमान से मुलाकात। बैठक के बाद भी अभी तक नहीं हुआ चेहरे का ऐलान। 29 मार्च को होनी है विधायक दल की बैठक। कार्यवाहक सीएम धामी की मुलाकात हुई है, यह बड़ी खबर आपको बता दें। जहां पर बैठक के बाद भी अभी तक चेहरे का ऐलान नहीं हो सका है और लगातार मंथन पार्टी का जारी है। 19 मार्च को विधायक दल की बैठक होनी है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में ही सीएम के चेहरे के नाम पर मोहर लग सकती है। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी है। कार्यवाहक सीएम धामी की आलाकमान से मुलाकात हुई है। तो कार्यवाहक सीएम धामी की आलाकमान से हुई मुलाकात। बैठक के बाद भी अभी तक नहीं हुआ चेहरे का ऐलान। तो अभी तक चेहरे का ऐलान जो है वो नहीं हुआ है और 19 मार्च को विधायक दल की बैठक होनी है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, अभी तक आखिर ऐलान क्यों नहीं? क्या 19 मार्च को होने वाली बैठक के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा? बिल्कुल गरिमा, देखिए 4-5 दिन से लगातार से लेकर उत्तराखंड की राजनीति जो है वो गंदाई है और जिसपे खासतौर से नेतृत्व परिवर्तन यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के ऐलान होना है। जो औपचारिक तौर पे जो है बैठक और चिंतन मंथन के बाद जो है इस तरीके से कहा जा सकता है, चिन्हित कर लिया गया है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा 2022 का। लेकिन फिलहाल अभी इसमें औपचारिक तौर पे ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी संगठन के हिसाब से जो है वो तय कर लिया गया है। लेकिन जो अभी सूचना आ रही है कि 29 तारीख को जो है पर्यवेक्षक जब वो देहरादून आएंगे, उसके बाद 1 to 1 एक बारी जो है वार्ता उनकी विधायक के साथ होगी। उसके बाद संबंधी के आधार पर जो है मुख्यमंत्री का चयन कर दिया जाएगा और यानी कि 30 मार्च को जो है मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जो है वो शपथ लेंगे। फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के मोहर लग चुकी है या फिर अन्य किसी को लेकर के नहीं। और इसके साथ साथ क्योंकि कई लोग इस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, जिसमें सतपाल महाराज, सिंह रावत, रेखा आर्य सहित कई ऐसे दर्जनों विधायक और मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर के शामिल है और इससे चयन जो है वो लगातार मंथन चयन जो है वो लगातार जारी है और 19 मार्च को जो है तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा और ये तस्वीरें जो है 30 तारीख को साफ। बिल्कुल राजेश जी, अभी आपने कहा कि दौड़ में इन लोगों के नाम आके चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर इतनी देरी अगर पार्टी को नाम पर मोहर लगाने में हुई है तो वो सिर्फ पार्टी का मंथन हो रहा है या फिर जिन लोगों के नाम आपने लिए ये लोग भी विरोध जो है वो पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जताते हुए दिखाई दे रहे हैं? पार्टी के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर के आपको कोई अंदाजा है? देखिए दिल में एक खेमा ऐसा है कि जो चाह रहा है कि पूर्व जो दोबारा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो दोबारा जो है रिपीट हो, लेकिन एक खेमा ये भी चाहता है कि अगर नए सिरे से चुनाव हुए हैं, नया मंत्रिमंडल जो है वो उत्तराखंड का विस्थापित होना है और इसके साथ साथ तो नया मुख्यमंत्री भी नया चेहरा जो है वो नया होना चाहिए। तो इसी जद्दोजहद के चक्कर में जो है इतना समय लग चुका है। वरना जो सूत्र है कि अब तक का शायद हो जाता है कि किससे लेकर के आगे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की दावेदारी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा है कि दिल्ली में लगातार
जो है जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, उसका सिंघानी की हुई है, प्रदेश अध्यक्ष पदम कौशिक की हुई है, तमाम जो मंत्री हैं वो 1-to-1 करके जो है मिल चुके हैं। अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो तमाम चीजों पे जो है कार्य वो लगातार चल रहा है, चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन ये कहना, मैं जैसे आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये स्पष्ट तौर पे कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 19 मार्च को जब पर्यवेक्षक आएंगे, बिल्कुल, यानी 19 मार्च तक का इंतजार, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कार्यवाहक सीएम धामी की आलाकमान से मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद भी अभी तक चेहरे का जो ऐलान है वो नहीं हो सका है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर है नैनीताल से, जहां गंगा खनन मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर होगी सुनवाई और आज सरकार कोर्ट में अपना जवाब करेगी दाखिल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा और मात्र सदन जगजीतपुर कनखल ने दायर की याचिका। नैनीताल से बड़ी खबर, आज सरकार कोर्ट में अपना जवाब करेगी दाखिल। और हमारे साथ में राजेश वर्मा जी लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। राजेश जी, मात्र सदन जगजीतपुर कनखल ने याचिका दायर की है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मामले है वो प्रदेश में और इसको लेकर एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दायर, खनन को लेकर के खासतौर से सुनवाई जो है वो आज हाईकोर्ट जो है वो तय करेगा कि किस तरीके से खनन को लेकर के जो भी चीजें चल रही है प्रोसीजर में, उसको किस तरीके से करना है, क्योंकि इसमें आज सरकार को जवाब देना है। और साथ में हरिद्वार के मात्र सदन जगजीतपुर कनखल में हाईकोर्ट में जनहित में ये याचिका दायर की थी। और बहरहाल इस पे जो है अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज जो है याचिका के ऊपर सुनवाई है और हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो मान्य होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज सरकार कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी और आज जवाब दाखिल किया जाएगा। मात्र सदन जगजीतपुर कनखल ने याचिका दायर की थी। और अगली खबर देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड 2022 के चुनाव में जमानत हुई जब्त। उत्तराखंड में 75% उम्मीदवार नहीं बचा सके हैं अपनी प्रतिष्ठा। 75% यानी कि 474 प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त। जमानत जब्त होने में कई बड़े दिग्गज भी शामिल हैं। उत्तराखंड 2022 के चुनाव में जमानत जब्त हुई, सभी दिग्गज भर रहे थे चुनाव में जीत की हुंकार। 70 सीटों पर हुए थे चुनाव, 632 प्रत्याशी उतरे थे इस बार चुनावी मैदान में, लेकिन कई लोगों की जमानत भी जब्त हुई है और इन लोगों में दिग्गज भी शामिल हैं। ये दिग्गज लगातार जीत की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश जी, कई लोगों की जमानत जब्त हुई, इसमें कई दिग्गज भी शामिल और सबसे बड़ी बात यह कि दिग्गज चुनाव में जीत की हुंकार भर रहे थे। देखिए, चुनाव जैसे 2022 से शुरू हुए थे, शुरुआती दौर से पहले ही कई दिग्गज जो है वो लगातार मैदान में उपस्थित थे और अपनी मैदान में अपनी जीत को लेकर के खाली अच्छी खासी जो है मशक्कत उन लोगों ने की और स्वस्थ से थी कि शायद जो है चुनाव वो जीत जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो है, क्योंकि कहा जा सकता है कि 625 प्रत्याशी ऐसे थे कि पूरे उत्तराखंड में जो है ओवरऑल सीटों पे उतरे थे और जिसमें से 75% जो है उम्मीदवार जो है वो अपनी सीट जो है वो नहीं बचा पाए, यानी कि जमानत जो है उसकी जब्त हो गई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें कि 474 ऐसे प्रत्याशी थे जो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत करी और लेकिन क्या जनता किसके रुख में गई वो आपने देखा ही है। लेकिन फिलहाल जो है प्रत्याशी जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है प्रत्याशी उतरे थे, 632 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें सब लेकर के चुनाव होना था और 474 जो है प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं जमानत जो है उनकी जब्त हो गई। लगभग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए करीबन 75% उम्मीदवार ऐसे जो है जिन्होंने अपनी जो है जमानत जो है वो जब्त हो गई है उनकी और वो अपनी जमानत को जो है नहीं बचा पाए। फिलहाल अभी अगर कहा जा सकता है कि अगले आगामी जो है वो चुनाव, निकाय चुनाव भी 2023 में होने हैं और सभी तैयारियां जो है वो हमेशा को हर कोई कैंडिडेट जो है वो अपने क्षेत्र से करने की तैयारी करता है, लेकिन जनता का रुख किस तरफ होता है ये देखना होता है। और यही कारण रहा कांग्रेस से लेकर तमाम ऐसे दल है जो अपनी सीटें तक नहीं लेके आ पाए। कांग्रेस ने तो बहरहाल 19 सीटों पे
विजय हासिल की है, लेकिन कांग्रेस को भी ये कॉन्फिडेंस था कि भारी मतों से जो है इस बार जो है कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी आएगी, लेकिन ये नहीं हो पाया और 474 जो है उम्मीदवार जो थे वो अपनी प्रतिष्ठा यानी कि अपनी जो है जमानत जो है जब्त करा चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 632 प्रत्याशी इस बार चुनाव में उतरे थे और कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है और इन प्रत्याशियों की सूची में दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां 12 से लेकर 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से उत्तराखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू होगा टीकाकरण। बच्चों को कोरोना की पहली डोज लगाने का अभियान। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू, यानी अब बच्चे भी इस महामारी से लड़ सकेंगे और आज से उत्तराखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना की पहली डोज लगाने का अभियान आज से शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब उत्तराखंड में बच्चों को भी कोरोना से मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है और आज से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों को अब वैक्सीन दी जाएगी। राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, अभी तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था बच्चों का, लेकिन अब बच्चे भी इस महामारी से लड़ सकेंगे क्योंकि आज से 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत। बिल्कुल रीमा, क्योंकि देखिए कि हम लोगों ने देखा है कि लगभग 2 साल से जो है लगातार कोविड के मामले जिस तरीके से आए हैं और पूरे देश भर के तमाम राज्यों में जो है हाहाकार जो है इस कोविड महामारी का जो है वो देखने को मिला है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां जो है वो सुधरती नजर आ रही है। चाहे हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो अब मामले जो है कोविड के वो कम है और वहीं पर एक पहल जो है अब सरकार ने करी है और आज से जो है 12 से 14 साल के बच्चों को जो है वैक्सीनेशन जो है उनका शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि एक बच्चों को एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो थे कि जो वैक्सीन नहीं लगा पाए थे और संक्रमण के जो मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेफ गार्ड जो है उसको दिया जा रहा है और आगे अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जो है वो पहल की गई है। और आज यही कारण है कि जो 14 साल तक की उम्र के बच्चे यानी कि 10 से 12 साल 14 साल तक की उम्र के बच्चों को जो है आज वैक्सीनेशन जो है उत्तराखंड के तमाम राज्यों के साथ शुरू हो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब बच्चे भी कोरोना की महामारी से लड़ सकेंगे। बच्चों को भी मजबूती देने के लिए बच्चों को वैक्सीन आज से लगाई जाएगी। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर आज से 12 से लेकर 14 साल की आयु के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। जिले में 12 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्या ने बताया है कि हरिद्वार में वैक्सीनेशन लगाने के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ब्लॉकों में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। अभी तक 15 साल से ऊपर तक के किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा था। अगली खबर मंगलौर से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस गुटबाजी एक बार फिर से कांग्रेस को ले डूबी है। चुनाव परिणाम में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेसी दिग्गज एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, जबकि टिकट बंटवारे व सीट पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने में भारी झोल किए जाने का आरोप भी लगाया है। जबकि हाईकमान ने कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लिया है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं हरीश रावत भी हाईकमान से बार बार खुद को पार्टी से निष्कासित किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। हरीश रावत पर लगाया आरोप व पार्टी से इस्तीफा देने के बयान के बाद अब हरिद्वार जिले में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस को हार देखनी पड़ी। इस्तीफे की तो हरीश रावत जी तो एक कांग्रेस में ब्रांड है, उनके बिना तो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना मैं समझता हूँ उनको एक्साइड करके या उनको नेगलेक्ट करके तो नुकसान ही होगा पार्टी को। और अगर रावत जी ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की कोई बात आई है, तो सामूहिक रूप से बहुत इस्तीफे दिए जाएंगे हरिद्वार से। और
जहाँ तक मंथन होगा और कार्यकर्ताओं में जो है जोश के साथ दोबारा लड़ी जाएगी। कांग्रेस एक ब्रांड है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, आज भी लोगों के अंदर बसती है। इस चीज़ पर मंथन किया जाए। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर इस बार होली और शब बारात का त्योहार एक साथ एक ही दिन है। दोनों त्योहारों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है और एएसपी रेखा यादव ने लालढांग क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक की है और उनसे शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने सख्त दाद भी दी कि हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाए। आने वाले कुछ दिनों में त्योहारी सीजन स्टार्ट हो रहा है, होली है, शब बारात है। उस हेतु क्षेत्र के मौजूद लोगों को बुला करके उनसे वार्तालाप किया गया। उन्हें समझाया गया है कि भाई त्योहार सीजन आया है, सब इसको शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराएं। अगर ऐसा कोई भी हुड़दंग वगैरह करेगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे थे और इसमें से 474 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इनमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कर्नल अजय कोचराल का नाम भी शामिल है और इस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी प्रचार के वक्त कई दावे कर रही थी, लेकिन वो दावे फेल होते हुए नजर आए हैं। धरातल पे कहीं नहीं थी और जो इनके कैंडिडेट्स थे उनका आधार आप देख लीजिए। वो पार्षद का कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी धरातल में वो ब्लॉक प्रमुख नहीं बने, कभी धरातल पे वो पदाधिकारी थे किसी नगर के, किसी भाजपा से आए हुए या कांग्रेस पार्टी से आए हुए यूकेडी के, उनको टिकट थमा दिया गया। इन्होंने अपने मीडिया मैनेजमेंट किया। हम तो शुरू से जानते थे कि आपका जनाधार यहाँ पे शून्य है और हम ये कहते भी आए हैं, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के, हम खुद, वो जब मतगणना हुई तो मैंडेट मिला तो साफ पता लग गया शून्य में और जमानतें इन सब की जब्त हो चुकी हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में हुई करारी हार के चलते सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल से इस्तीफा मांगा है। साथ ही अन्य राज्यों में हुए चुनाव में करारी हार के चलते सभी प्रदेश अध्यक्षों को अपना इस्तीफा देना होगा। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाला उत्तराखंड क्रांति दल इस बार उत्तराखंड की सियासत पर अपना जादू नहीं बिखेर सका है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता खो चुका उत्तराखंड क्रांति दल अब अपना चुनाव चिन्ह भी गंवा बैठा है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड क्रांति दल से राज्य स्तरीय दल की मान्यता छिन गई थी और इसके बाद चुनाव आयोग ने पूर्व में राज्य स्तरीय दल होने के कारण उन्हें 3 चुनावों के लिए चुनाव चिन्ह कुर्ती दिया था, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल साल 2019 का लोकसभा चुनाव हारा। साल 2017 में और 2022 में विधानसभा चुनाव में भी आयोग की शर्तें पूरी नहीं कर पाया। इसीलिए चुनाव आयोग ने उत्तराखंड क्रांति दल के चुनाव चिन्ह कुर्सी को रिजर्व में डाल दिया है। मैं मानता हूं कि चुनाव हम हारे हैं और काफ़ी कम मत हमको पड़ा है। अब आगे इसकी समीक्षा की जाएगी। यूकेडी का संगठन नहीं था, संसाधन नहीं थे, जिसके कारण हम अपनी बात जो है जनता तक नहीं पहुंचा पाए। फिर भी हमारे प्रत्याशियों ने बहुत बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने भी हमारा समर्थन किया, हमें मत दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 3 दिवसीय सांस्कृतिक एवं खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने किया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं से आए एनसीसी कैडेट्स और प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया है। Jaya Bohra, NCC Naval Wing from GP Nainital. A total of 98 participants here, led by Farhan and Rahul Verma. और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर विकासनगर से है, जहां हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सहसपुर विधानसभा के विधायक बने सहदेव सिंह पुंडीर आज सहसपुर ग्रामीण क्षेत्र पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की और इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल्य सहसपुर विधानसभा में पिछले 15 सालों से भाजपा का ही कब्जा है और इस बार भी चौथी बार भाजपा ने इस सीट पर लगातार 2 बार विधायक रहे। सहदेव सिंह पुंडीर ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी आयेंद्र शर्मा को 8000 से अधिक मतों से शिकस्त देते हुए तीसरी बार सीट पर कब्जा किया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में होली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी क्षेत्र में अलग अलग रूप में मनाई जाती है। कुमाऊं की होली अपने में खास पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर खड़ी के साथ की बैठकी होली का भी खास महत्व है। अल्मोड़ा में रंग एकादशी के दिन मंदिरों में होली गायन किया गया। अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मंदिर में होलिकोत्सव का आयोजन किया गया और उसमें बैठकी होली गायन स्वांग का भी प्रदर्शन किया गया। मतलब है कि हमारे घर में सुख आए, लक्ष्मी आए और अच्छा सबसे अच्छा हो, इसके लिए ये पारंपरिक त्योहार है और होली का भी है, इसमें होली से भी जुड़ा हुआ है, उसको मनाया जाता है। और हमारा ये जैसे कि हम पहाड़ की परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने जो त्योहार है उनको करें और उसके साथ साथ जो हमारे पौधा जो पहाड़ की चीज़ें हैं उनको ये पहाड़ी रसोई के माध्यम से, जो यहाँ पे मैं पहाड़ की बेटी हूँ तो मुझे लगता है कि अपने पहाड़ की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी सहित विभिन्न कलाकारों द्वारा मसूरी में कश्मीर फाइल्स की शूटिंग की गई, जिसमें मसूरी के कई स्थानीय कलाकारों को उसमें अभिनय करने का अवसर भी दिया गया, जिससे वो खासे उत्साहित हैं। बताते चलें कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराही जा रही है और इस फिल्म को जबरदस्त दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। फिल्म की शूटिंग मसूरी के कई क्षेत्रों में हुई है और लाइब्रेरी चौक को कश्मीर का लाल चौक दर्शाया गया है, जिसमें अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती के कई दृश्य भी फिल्माए गए हैं। द कश्मीरी फाइल्स की शूटिंग जो है मसूरी में 12 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक हुई थी और इस दौरान जो है फिल्म की शूटिंग गांधी चौक, लाल टिब्बा, सिस्टर बाजार, हाथी पाँव के साथ ही माल रोड पर शूट किया गया था और गांधी चौक को जो है यहाँ पे कश्मीरी चौक दिखाया गया था। और फिल्म जो है शुक्रवार को रिलीज हो गई है और पूरे जितने भी सने में घर हैं इन पे हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं और इसको भारत के साथ ही विश्व में भी इसको बहुत सराहा जा रहा है फिल्म को। इस फिल्म में जो है स्थानीय कलाकारों ने भी भाग लिया था मसूरी के, इसमें एक छोटा सा मुझे भी मिला था, तो मैं भी फिल्म को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर है मसूरी से। जी हां, यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत मसूरी में संचालित पेयजल योजना का गढ़वाल चीफ पेयजल निगम द्वारा निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता में पारदर्शिता के साथ ही नियत तिथि पर कार्य समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि मसूरी के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत मसूरी में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि मसूरी में होने वाली
पानी की किल्लत से छुटकारा मिल पाएगा और साथ ही 2053 तक मसूरी में पानी की किल्लत नहीं होगी। हालांकि इस परियोजना से जहां दुश्वारियां हो रही हैं तो वहीं इसका लाभ भी मसूरी वासियों को मिलेगा। सर हेलो, आप जैसे मसूरी हमारी शहर है, एक टूरिस्ट शहर है और भगवान के पास से चीज़ें सुधरी हैं। कोविड हमारा ख़त्म होने की स्थिति में जा रहा है तो हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, हमें पता है। हर सैटरडे संडे के अलावा अभी जो होली की छुट्टी में आएंगी। तो आज का जो हमारा फोकस है विशेष रूप से वो है कि मॉल रोड को हम अपने लाइब्रेरी से लेकर पिक्चर पैलेस तक क्लियर कर लें ताकि जो हमारे टूरिस्ट कल आने वाले हैं उनको असुविधा कम से कम हो। और एक तो ये है, इसके अलावा बाकी जो हमारे जो और भी जहाँ पे रोड रेस्टोरेशन का कार्य है उनके लिए भी एक कार्य योजना हम तैयार करेंगे ताकि एक निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूरा कर सके। इसलिए हमने माल रोड की जो परमिशन मांगी थी वो हम लोग दिसंबर में शुरू करना चाहते थे कि हम लोग दिसंबर, जनवरी और फरवरी में माल रोड को पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमको परमिशन मिली फरवरी फर्स्ट वीक में। तब से हमारा टारगेट था कि 31 मार्च तक हम लोग माल रोड को कंप्लीट कर दें। बट अभी होली की वजह से कुछ हमारा करीब 200 मीटर का एक फेज बच गया है। और रही बात सफाई की, तो हम लोग कल शाम तक पूरा क्लियर कर देंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।